परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के हम अपना कोर्स जो है वास्तुशास्त्र शुरू कर रहे हैं, जो कि हमने शुरू तो पहले भी किया था, अभी 7-8 दिन पहले, लेकिन स्टूडेंट्स ना होने की वजह से थोड़ा डिले कर दिया। ठीक है, आज हमारे पास जो भी स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ में शुरू कर रहे हैं। परमात्मा से आशीर्वाद चाहते हैं कि जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, ठीक है ना, मैं उनके भरोसे ऊपर कायम रखूं उनका भरोसा, ठीक है ना, और उनको भी मुझे भी सबको परमात्मा जो है अपना आशीर्वाद दे। नमिता जी, परिचय देंगे, पहले क्या क्या किया आपने, कुछ थोड़ा सा आइडिया बताएंगे? आवाज आ पा रही मेरी? हाँ जी, आवाज क्लियर है नमिता जी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरा ये फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, मैंने कभी कुछ किया नहीं है। जी, ठीक है, ठीक है। और ये अपना आईफोन के नाम से किनका है, कोई बताएंगे? सर मैं ही हूँ जी, पूनम चोपड़ा सर। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा, सर एक चीज। मुझे तो हाँ, इसकी बताइए बताइए। वास्तु की एबीसी भी नहीं आती सर, बिल्कुल जी भी। जी। अच्छा, अगर स्पेलिंग आते हैं सब। चल कोई बात नहीं, अगर पॉसिबल है हाँ। तो अपने जो है ये कर लीजिए, वीडियो जो है ऑन कर लीजिए, है ना? अच्छा सर जी। अगर पॉसिबल है तो उसका कारण क्या है कि हमारे टीचर जो है ना, वो ऑन रखवाते थे। उसके पीछे एक तो लॉजिक ये था कि सामने वाला लेट के पढ़ रहा है, खाते हुए पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है ना, एक तो ये क्लियर हो जाता है। और दूसरी जो चीज थी वो ये निकल के आती थी, जो हमारे गुरुदेव ने हमारे को ज्ञान दिया कि रीढ़ की हड्डी जो है सीधी होनी चाहिए पढ़ते समय, ठीक है, और जो ज्ञान है वो रीढ़ की हड्डी के अंदर उतरता है। अगर आपने बैठ के कोई चीज किसी चीज का अध्ययन किया है तो वो आपको अगले जन्म में भी मिलता है। सच क्या है वो परमात्मा जाने और गुरुदेव जाने, ठीक है ना। जो हमारे को बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जो है 90 डिग्री के एंगल पे बैठ के पढ़ना चाहिए, रीढ़ की हड्डी जो है आपकी सीधी होनी चाहिए। उससे आप जो भी पढ़ोगे अगले जन्म में आपको जीरो से शुरू नहीं करना पड़ेगा, आपको वो चीजें रेडी मिलेंगी, सिर्फ उसकी फिनिशिंग होती है थोड़ा सा। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपको बगैर सीखे हुए भी एक बार कोई बता दे आपके समझ में आ जाती है, जबकि अदर्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको उसके ऊपर अध्ययन करते रहो और वो चीजें आपको समझ में नहीं आती। ठीक है, ये लॉजिक है। चलो, दो हो गए। नीलम जी, आपका इंट्रोडक्शन देंगे, आपने क्या किया पहले? सर मेरी भी वास्तु की ये पहली क्लास है। जी, और और एस्ट्रोलॉजी सर का? मैंने एस्ट्रोलॉजी में सर मैंने खुद ही बुक पढ़ी है। अगर कोई थोड़ा बहुत ये पता है कि कौन सी राशि होती है, अगर उनके मालिक होते हैं, इस टाइप का पता है सर बहुत बस। अच्छा है जी। अच्छा, नवजीत जी हमारे साथ में ही, चलो मैं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन ले लेता हूँ एक, है ना। बता तो, सर। हाँ, मेरा पढ़ाने का जो मेथड है वो यही है कि मैं साथ में स्क्रीन लेके चलता हूँ अपने, ठीक है। और स्क्रीन पे जैसे हमने ले लिया, स्क्रीन ले लिया, स्क्रीन के अंदर हमने लिया, सबको शेयर हो गया, दिखाई दे रहा है प्लेन पेपर? यस जी सर। सर। जी सर। प्लेन यस पेपर सर। में इसमें क्या है, इसमें कोई भी भूखंड की आकृति हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, आयत में हो सकता है, सर्कल में हो सकता है, ठीक है ना, कोई कोना कट के त्रिभुज बना हुआ हो सकता है, ठीक है, किसी भी कोई भी आकृति हो सकती है। आकृति हमारे सामने है, कोई भी आकृति हमारी हो सकती है। अच्छा, कॉमन जो बात है, आपको कौन सी आकृति जो है वो आकर्षित कर रही है? कॉमन, कोई वास्तु नहीं, स्क्वायर। कुछ कोई कुछ नहीं, ठीक है ना। सर कहने, क्या हाँ, रिपीट कीजिए। कॉमन पूछ रहा हूँ, वास्तु से कोई लेना देना नहीं। भाई ये आकृतियां हैं, इनमें से कौन सी आकृति आपको जो है आकर्षित कर रही है? स्क्वायर। ठीक है स्क्वायर ना और सर्कल सर। जी। तो ये इसका रूल है कि जो ये आकृतियां हैं ये ऑलवेज बेस्ट है। दिखाई देगा ना जो मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये आकृतियां जो हैं ऑलवेज बेस्ट हैं। इनको मैं कलर कर देता हूँ ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई कौन सी आकृति की बात है, ठीक है ना।
उसके बाद में फिर सारी आकृतियां हैं, उसके बाद में सारी आकृतियां हैं। ये चीज पहली चीज है। उसके बाद में दूसरा एक सिस्टम क्या है कि वास्तु पुरुष के बारे में किस किसने सुना है, कि वास्तु देवता किस किसने सुना है? ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ, जब भी अपने घर में कोई भी फंक्शन होता है, जैसे कोई शादी हुई, गृह प्रवेश हुआ, ठीक है ना, कोई बच्चा हुआ, उसका पूजन हुआ, तो जब भी ये पूजाएं होती हैं तो हमारे यहाँ कुछ देवताओं को की पूजा की जाती है। उनमें जो है, हाँ जी आ जाओ, क्लास शुरू हो चुकी है, आपकी इंतजार हो रही है, आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, आपकी इंतजार हो रही है। ठीक है जी। देखो जी, अभी इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम किसको मनाते हैं? सबसे पहले हम मनाते हैं कुल देवता। कुल देवता का सबको पता है? हाँ जी, सर जी। कुल देवता का सबको पता है। कुल देवता का मतलब ये है कि जब हमारे यहाँ शादी होती है, हमारे यहाँ कोई बच्चा होता है, या कोई हम जमीन वगैरह खरीदते हैं, या कोई गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, तो सबसे पहले अपने कुल देवता को प्रसाद लगाते हैं, उनके आगे हाथ मत्था टेक के आते हैं, उनको बोलते हैं कि धन्यवाद। पता है ना सबको? हाँ ठीक है। जी। वो कुल देवता भी हो सकते हैं। अच्छा, कुल देवता के साथ में कुल देवी भी होती है। ठीक है, वो अलग है कि कुछ कुल देवता को मानते हैं, कुछ कुल देवी को मानते हैं। ठीक है ना। जैसे कोई तो कहेगा कि मैं देवी की पूजा करते हैं, हम तो ही कहेगा हम सिर्फ बाबा श्याम की करते हैं। ठीक है ना। लेकिन देवी और देवता दोनों चीजें हैं, होती हैं। तो कुल देवी कुल देवता, सर जैसे किसी भगवान की पूजा करते हैं तो वही होते हैं कुल देवता? हाँ, आपके जो पूर्वज हैं, आपके पापा, आपके दादा, या आपके ससुर, ठीक है ना, या उनके फादर, यस। तो वो क्या है, जब भी कभी खुश हुए होंगे, जब भी घर में कोई फंक्शन हुआ होगा, तो किसी देवता को धन्यवाद करने जाते होंगे। ठीक है ना। हमारे हाँ हरियाणवी शब्द, यस सर। हाँ, हरियाणवी शब्द जो है, हरियाणवी शब्द है हमारे पास गठजोड़ा। गठजोड़ा मतलब जब भी किसी की शादी होती है तो लड़का और लड़की, या वो क्या नाम है, वर वधु दोनों जाके उनको मत्था टेक के आते हैं। ठीक है। हाँ और सर, इसी, वो तो जितने भी हमारे जैसे वो हम्म, होते हैं, जैसे पितृ वगैरह होते हैं, हर हाँ, जगह ही जाते नहीं हैं वो सर। अलग, वो अलग है, वो अलग है, अभी आएंगे वो आएंगे अभी। ठीक है ना। ये वो हैं, जैसे हमारी बात करूं तो हमारे यहाँ हम श्याम बाबा के यहाँ जाते हैं। ठीक है ना। जब भी कोई शादी ओके होती है सर। तो वर वधु दोनों जाके आशीर्वाद लेके आते हैं वहाँ। ठीक है। इसी तरह से जब भी कोई बच्चा होता है तो वहां पे अपना जो भी हमारा सिस्टम है, भाई बाल दे के आने हैं वहां पे, या वहां बच्चे की धोख लगवा के लेके आने, जो भी सिस्टम है हमारा, ठीक है, हम वहां जाते हैं। ओके सर। हाँ, उनको थैंक्स करने के लिए जाते हैं। तो वो हमारे जो है कुल देवी और अच्छा कुल सर, देव, जैसे पाथरी वाली माता होती है, कोई भी हो सकती है, कोई भी हो जैसे सकती सर पाथरी वाली माता होती है है। हाँ, ऐसी? मैं ये कह रहा हूँ ओके कोई सर। भी हो सकती है। आप देखो अपने जो पूर्वज है ओके ना, सर। आपके जो बड़े हैं, उनसे बात करो, उनसे पूछो कि अपने घर में धोख किसकी लगती है। धोख बोलते हैं हम पूजा को, ओके सर। मत्था टेकना जो होता है यस ना, सर। उसको धोख बोलते हैं। ठीक है ना। प्रे करना, तो किसके सामने प्रे करने जाते हो? वो आपके कुल देवी और कुल देवता है। उसके बाद में सेकंड आते हैं आपके पूर्वज, जिनको हम पितृ बोलते हैं। पूर्वज मतलब हमारे जो बड़े, जो इस संसार में नहीं है, ठीक है ना, वो सभी हमारे पितृ हैं। ठीक है ना, पूर्वजों को पितृ बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ धारणा क्या चली हुई है कि जिसकी शादी नहीं हुई वो गुजर गया उसी को पितृ बोलते हैं। वो गलत है। ठीक है ना। वो उनकी क्लासिफिकेशन है कि अलग अलग से कुआरा पितृ है। ठीक है। तो कुआरा पितृ का मतलब ये हो गया भी उसका कोई करने वाला नहीं है, तो उसके भाई बंधु जो हैं, वो जो उसका परिवार है वही करेगा, उसका वही उसको याद करेगा ना। तो वो अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मेन सिर्फ इतना समझ लीजिए, जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, यानी कि आपके बड़े, ठीक है ना, जो इस संसार में नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में निवास कर रहे हैं, और उनको याद करते हैं हम, उसकी प्रे करते हैं, उसको बोलते हैं पितृ। ठीक है जी। उसके बाद में आपके आते हैं ग्राम देवता।
ग्राम देवता या इसको हम क्षेत्र देवता भी बोलते हैं। ग्राम देवता क्षेत्र देवता का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने बताया था ना कि पत्थरवाली बोला था ना आपने। हाँ सर, पाथरी है सर, पाथरी पाथरी। गांव है वहाँ, पाथरी वाली माता। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ जितने भी गांव हैं या जितने भी शहर हैं, ठीक है, वो कभी ना कभी वहां पे कोई ना कोई बाबा सिद्ध हुए होंगे, जिन्होंने अपना आश्रम बनाया होगा, जिन्होंने अपना मंदिर बनाया होगा, जहां पूजा की होगी, जो उस एरिया को के लिए सुखाली की प्रार्थना की होगी। क्लियर है? ठीक है। तो उसके नाम से वो स्थान जो है जाना जाता है। जैसे हमारा स्थान जो है वो लोडपीर के नाम से जाना जाता है। लोडवीर बाबा जो थे, उनके नाम से हमारा एरिया जो है वो बना और उन्होंने यहाँ पे पूजा की, तो उनके नाम से हम जाने जाते हैं। क्षेत्र जो हमारा है वो लोडपीर बाबा का है। तो इसको आप नगर सेठ भी बोल सकते हो। ठीक है। नगर सेठ का मतलब ये है कि आपको जहां जिस एरिया में रहना है, अपने बॉस के साथ में बना के रखनी पड़ेगी। अगर आपका बॉस जो है आपसे एंटी है, तो वहां पे निर्वाह जो है कठिन हो जाता है। क्लियर है इस बात में? जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी अच्छा फंक्शन होता है ना, शादी हुई या बच्चा हुआ, तो जब पूजा होती है, तो पूजा के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा जो है फिर आते हैं नवग्रह। इसको 9 प्लेनेट भी बोलते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा जब पंडित जी पूजा करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, इस तरह से बिंदियां लगाते हैं। बिंदियां इसमें वो नहीं है। हाँ, देखता हूँ मैं इसमें कुछ एयर ब्रश ये आ गई। ठीक है, एयर ब्रश लेंगे। ठीक है ना, इनको हटा दूं मैं। इस तरह से बिंदियां लगाई जाती हैं। एक, चलानी पड़ेगी। चलो, 1 2 3 4। हाँ, हाँ जी। देखा है आपने, पूजा करते समय इस तरह से बिंदिया लगा देते हैं थाली के अंदर पूजा करते समय। हाँ जी सर। ठीक है। कभी सोचा ये क्या क्या कर रखा है ये? कमलदीप जी। सर ये ना, सर ये 12 प्लेनेट, 12 घर तो नहीं है कहीं हमारे कुंडली वाले? नहीं, ये तो 4 चौके 16 हो गए ना वैसे हाँ ये तो। जी। हाँ, ये तो 16 बढ़ गए हाँ जी। पता नहीं सर। 16 डायरेक्शन। ठीक है ना। 16 डायरेक्शन जो हैं उनको पूजने के लिए वो ऐसे 16 बिंदु लगा देते हैं और मन में कल्पना ये करते हैं कि हमने 16 की 16 दिशाएं जो हैं यहाँ विराजमान कर दी हैं। ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से 9 बिंदुएं अलग से लगा देते हैं। ठीक है ना। वो मान लिया कि 9 के 9 प्लेनेट जो हैं हमारे, उनका हमने आह्वान कर लिया है। ठीक है जी। और जैसे हमने कविताएं सबने पढ़ी होंगी 10वीं तक, तो चंद्रमा, सूरज और अन्य चीजें हैं जिनको मानसिक रूप दे दिया जाता था, मानस का रूप दे दिया जाता था। जैसे चंदा मामा प्यारे, है ना। अब चंदा को मामा बना लिया। ठीक है। तो मानव की आकृति दे दी। जब मानव की आकृति दे दी तो उनको भोजन भी चाहिए, उनको वस्त्र भी चाहिए, उनको मिठाई भी चाहिए।
क्लियर है? तो फिर जब पूजन करते हैं तो पूजन में जो हमारे पास धागा होता है, ठीक है ना, जिसको नाल बोलते हैं वो, ठीक, उसका यूज करते हैं वो। उसको क्या है, हमारा कपड़ा किस चीज से बनता है? कपास से। वो किस चीज से बना है? कपास से। तो उसको वस्त्र मान के सबको अर्पित करते हैं। देखी होगी ना पूजा, और कुछ नहीं तो शादी में तो सब सबके साथ हुआ होगा, हाँ जी सर। ठीक है ना। तो उसमें मंत्र बोला जाता है कि हे नवग्रह, हम आपको वस्त्र, ये सबसे पहले वो हाथ साफ करवाते हैं पानी डाल के, ठीक है ना, कि भाई हम शुद्ध हो गए हैं। उसके बाद में आह्वान करके जो धागा है वो दिया जाता है, उसको बोलते हैं कि हमने आपको वस्त्र अर्पण कर दिए हैं। उसके बाद में चावल वगैरह जो भी है वो चीजें उससे भी पहले फूल वगैरह है, फूल फूल डाल दिए जाते हैं, फिर चावल डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर जो भी मिठाई हमने ले रखी है वो ले ली जाती है, फल ले लिया जाता है, और लास्ट में उनको दक्षिणा दे दी जाती है और कहा जाता है कि अब आप हमारे ऊपर शांति बनाए रखें, आए हैं यहाँ विराजें और हमारी जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करें। क्लियर है? तो ये पूजा जो है, पूजा के अंदर हमारे कुल देवता जो है इनका आह्वान किया जाता है, इनको इनका जो है वो करते हैं आह्वान, कुल देवी जो है उनका आह्वान करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पूर्वज हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, पितर हैं, उनके नाम से हम उनको याद करते हैं। फिर हमारे जो क्षेत्र देवता हैं, ग्राम देवता, उनको याद करते हैं। इसी तरह से जो हमारे 9 प्लेनेट हैं इनको याद करते हैं। इसी तरह से जिस क्षेत्र के ऊपर, जिस भूखंड के ऊपर हम रह रहे हैं, जहां हम उसको अपना बोलते हैं कि भाई ये हम यहाँ के मालिक हैं, ठीक है ना, उनको वास्तु पुरुष बोला जाता है। वो बोले जाते हैं वास्तु पुरुष, या इसको आप देवता बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? वास्तु पुरुष भी ठीक है। किसी का मकान स्क्वायर है, वो स्क्वायर की आकृति में है। किसी का आयत है, वो आयत की आकृति में है। किसी का सर्कल है, वो सर्कल की आकृति में है। वो किसी का षष्ठभुज है, वो षष्ठभुज की आकृति में है। जैसी भी आकृति है वो उस आकृति के अंदर रहते हैं। जितनी प्रॉपर्टी हमारे अधीन आती है उस प्रॉपर्टी में एक वास्तु पुरुष जो है वो रहते हैं। या यूं कहो कि जैसे 10वीं तक साइंस हमने सबने पढ़ी है, ठीक है ना। सूरज को क्या बोलते हैं? सौरमंडल का राजा। सौरमंडल का राजा, या उसका क्या नाम है, क्या बोलोगे उसको? प्रधान, प्रेसिडेंट, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। तो सौरमंडल के अंदर क्या है कि सूरज है और सूरज के साथ में 9 प्लेनेट हैं। और साथ में ये कहा जाता है ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सौरमंडल ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हैं जहां तक हम और हमारी साइंस नहीं पहुंची। क्लियर है? जी। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान ने उनको वो दिखाया था, कृष्ण, दुर्योधन और दर्शन। कृष्ण जी के दुर्योधन को दर्शन, अगर दिखा देता तो दिखाते हैं अभी। ये देखो, इसमें देखना पड़ेगा अलग से। उसके अंदर क्या दिखाया था कि दुर्योधन जो है ना, उसको वो हो गया था अभिमान। उसको ये लगा कि भगवान जो है ना वो तो अलग ही चीज है, कृष्ण जो है बनावटी बातें कर रहा है, ठीक है। और इसको अगर बंदी बना लिया जाएगा तो खेल ही खत्म हो जाएगा सारा, क्योंकि पांडु जो हैं वो इस पे बिलीव करते हैं। जब यही बंदी बन जाएगा तो कहानी खत्म। देखा है किसी ने एपिसोड? हाँ जी। ये वाला नहीं देखा सर, ऐसा तो ये वाला एपिसोड नहीं देखा? नहीं सर। जो एस्ट्रोलॉजी है हमारी, ज्योतिष जो है, वो पंचांग के ऊपर रुका हुआ है। पंचांग के 5 हिस्से होते हैं। 5 हिस्सों में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण,
मतलब कि जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन जो वार था, ठीक है ना, उसके लॉर्ड होंगे, वो आपके लिए रूलिंग प्लैनेट रहेंगे, आपके लिए अच्छी खबर लेके आने वाले रहेंगे। या यूं कहो, जैसे हमारा एक परिवार होता है, परिवार में माँ बाप, चाचा ताऊ, ब्रदर होते हैं, तो वो सब हमारे शुभ चिंतक होते हैं। नैसर्गिक तत्कालीन परिस्थिति में हो सकता है उनसे बड़ा दुश्मन कोई ना हो। ओके दो चीजें ना, नेचुरल और परिस्थितियों के वशीभूत। तो नेचुरल अगर बात करते हैं तो मेरे मदर फादर, मेरे ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना, और मेरे चाचा ताऊ, वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेंगे। गलत तो नहीं? हाँ जी, यस सर, तो ये ये, सर। हाँ, और ये सारा परिवार होता है एस्ट्रोलॉजी का। पांचों जो हमने बताए भाई, जैसे पंचांग बताया ना, पंचांग के पांचों हिस्से बताए कि आपका जन्म किस तिथि को हुआ, किस वार को हुआ, किस नक्षत्र में हुआ, किस योग में हुआ, किस कर्ण में हुआ। इसी चीज को केपी में जो है आगे रूलिंग प्लेनेट बोल रहे हैं। रूलिंग प्लेनेट के अंदर क्या है कि आपका जन्म जिस लगन में हुआ, आपका जन्म जब हुआ, चंद्रमा किस राशि में था, दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो राशि का लॉर्ड, जिसको राशियों का पता है, जो बुक पढ़ रखी है, वो समझ पाएंगे कि मेष और वृश्चिक, ठीक है ना, उन दोनों का क्या है, मंगल है। वृष और तुला, हाँ, मंगल होता है सर, वो तो पता है। वृष और तुला दोनों शुक्र का जो है, सर। हाँ, शुक्र है, ठीक है ना। इसी तरह से मिथुन और कन्या, विग्रह, दोनों का जो है बुध है बुध सर। मरकरी है ना। और 9 और 12 जो है वो गुरु हैं, 10 और 11 जो है वो सैटर्न है। तो ये सबको पता है, ठीक है। तो उनके लॉर्ड, राशियों के लॉर्ड, वो आपके रूलिंग प्लेनेट हैं। उसके बाद में एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। तो 3 नक्षत्र होते हैं, तो इसका मतलब जब जन्म हुआ होगा तो किसी अलग नक्षत्र में भी हो सकता है ना। भाई मान लो मेरा मेष राशि में जन्म हुआ, ठीक है, या मेरा जब जन्म का लगन जो है मेष है, तो मेष के अंदर 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी भी है, भरणी भी है, कृतिका भी है। जन्म हुआ उस समय अश्विनी चल रहा था, भरणी चल रहा था, या कृतिका चल रहा था, तो जो भी चल रहा था उसका नक्षत्र लॉर्ड बोला जाएगा। यानी अश्विनी का जो है वो केतु है, भरणी का जो है वो शुक्र है, और कृतिका का जो है वो सूर्य है। तो अगर मेरा कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ तो मेष राशि तो ठीक है, मेष राशि के लॉर्ड मंगल भी ठीक है, लेकिन क्योंकि नक्षत्र कृतिका था, कृतिका का पहला चरण था, तो मेरा नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सूर्य कहलाएगा। इसी तरह से अगर पहले चरण के बाद दूसरे चरण में चला गया तो वो राशि भी दूसरी बदल गई। दूसरी किसकी बदल गई, वृष राशि की बदल गई। अब राशि लॉर्ड जो है वो शुक्र होगा, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सूर्य होगा। ठीक है, तो ये रूलिंग प्लैनेट जो है वो बोले जाते हैं। जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। आपके जन्म का दिन जो है उसका रविवार को हुआ तो सूर्य महाराज, सोमवार को हुआ तो चंद्रमा महाराज, और मंगलवार को हुआ तो मंगल महाराज। इस तरह से 7 देवता हैं, तो सातों देवताओं में से किसी न किसी का वो रहा होगा, और वो आपके जो है वो नैसर्गिक आपके लिए बेनिफिट देने वाले। ठीक है जी। और कुछ जो इसमें एस्ट्रोलॉजी में इससे संबंधित कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो मन में? सर मैंने पूछना है। हाँ, बोलो ना। सर जैसे कि हम किसी नेटिव का जन्म हुआ, हाँ जी, जन्म के टाइम के ऊपर जो रूलिंग प्लैनेट्स थे हमारे, हाँ जी, है ना सर, हाँ तो जी, वो जो प्लैनेट्स हैं कोई भी हो, हाँ वो जी, उस इंसान के लिए, उस नेटिव के लिए हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं, हाँ, बेनिफिट जैसे कि शायद अभी आप बता रहे थे, है ना? नैसर्गिक तौर पे। हाँ जी, परिस्थिति के वशीभूत होकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने, उनका बेटा जो था राहुल, उसका कफन का कपड़ा मांग लिया था। क्यों? अपने बेटे का कफन का कपड़ा अपनी रानी से मांगा उन्होंने, वो उसकी परिस्थितियां थी। परिस्थिति का मतलब ये है, राजा हरिश्चंद्र जो है उनको चंडाल के यहाँ काम करना पड़ा। चंडाल की ड्यूटी लगी हुई थी वहां पे शमशान में, और शमशान में जो है टैक्स लगता था कफन का, तो वो कफन का टैक्स उसको देना पड़ता था। तो राहुल को जब सांप ने डस लिया, वो उसको दफनाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि इसका कफन का कपड़ा जो है ना वो तेरे को लेके आना पड़ेगा।
तो रानी ने समझाया भी भैया तो तेरा बेटा है, मतलब मेरा बेटा है, किसी का भी बेटा है, मैं यहाँ पे जो हूँ इस समय अपनी ड्यूटी पे हूँ, और मेरी ड्यूटी ये है कि भाई मेरा जो इसका टैक्स बनता है इसको पे करना पड़ेगा। तो वो परिस्थितियां थी, ठीक है ना। अदरवाइज बाप और बेटा जो है नैसर्गिक जो है, बाप बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज, चलो और कोई सवाल वगैरह कुछ भी इस तरह का। कल का जो अपना टॉपिक है ना वो दिखाता हूँ मैं, मैंने जो प्लानिंग कर रखी थी आज, और इधर उधर निकल गए हम, है ना। एक मिनट, फाइल कहाँ है? मेरी फाइल ही पता नहीं कहीं गायब हो गई। आहो सॉरी सॉरी सॉरी, इधर नहीं थी, इधर थी, ये तैयार। कल के लिए मैंने ये प्लान कर रखी थी, आज के लिए सॉरी, ठीक है, इसको आप कल करेंगे। इसमें है व्हाट इज वास्तु, ये तकरीबन अपने को पता लग गया, ठीक है ना। कहाँ से जन्म हुआ, देवी देवताओं का जो संग्राम हुआ था वहां से हुआ था। डिफरेंस क्या है ये कल आप डिस्कस करेंगे। इसमें फेथ है या कुछ है इसके अंदर, ये भी कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और वास्तु जो है रिसेंटली कैसे डेवलप हो रहा है वो भी करेंगे। इसके प्रिंसिपल जो हैं, क्या हमारे इसके हमारा जो भविष्य है उसको चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जो फेंगशुई है, फेंगशुई का वास्तु में क्या रोल है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम सोते हैं तो हमारा सिर जो है किधर रहना चाहिए, पैर किधर रहना चाहिए, वो ये फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे काम करती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो इसके अंदर बोलते हैं कि भाई वास्तु दोष है, अगर कोई वास्तु दोष उठा के बैठ जाता है भाई घर पे वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष है तो क्या अब जो मकान बन चुका है उसको हम तोड़फोड़ करें, क्या पॉसिबल है तोड़फोड़ कर पाना, ठीक है ना। भाई हर आदमी इतना पैसा तो नहीं होता कि हर बार तोड़फोड़ कर लें, तो उसको हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं उसके अंदर आएगा। अब ठीक करने के लिए जो है ये हमारे पास में सिस्टम है, जैसे अभी नीलम मैडम कह रही थी, नीलम मैडम ने लगवाया था मिरर, किसने लगवाया था, नीलम मैडम ने लगवाया ना, ठीक है। तो घर में शीशा भी लगाया जा सकता है, या इस तरह की जो घंटियां हैं ये घंटियां बांधी जा सकती हैं, या लाइट जो है लाइटिंग का अरेंजमेंट किया जा सकता है, या तुलसी है, अशोका है, इस तरह के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, या पिरामिड्स जो है वो रखे जा सकते हैं, या इस तरह के जो यंत्र हैं वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में मंत्रों से भी उपचार होता है। मंत्रों से उपचार का मतलब ये है कि जो हमारे प्लेनेट हैं, प्लेनेट के लिए मंत्र बने हुए हैं, बीज मंत्र जो बोलते हैं, तो बीज मंत्र से भी हम उसका उपचार कर सकते हैं जिस चीज की प्रॉब्लम हमारे को आ रही है। उसके अलावा जो है रतन है, ठीक है ना, जैम बोलते हैं जिनको, तो जैम जो है प्लेनेट के साथ में जुड़े हुए हैं, जिस प्लेनेट के साथ हमारे को जुड़ा हुआ है उससे रिलेटेड हम वो लेके उसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में रुद्राक्ष का आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये जो सबसे नीचे पिक्चर जो दिखाई दे रही है आपको, ये रुद्राक्ष का पेड़ है। ये तो बाहर देखने को मिलेंगे, यहाँ देखने को मिलेंगे नहीं। रुद्राक्ष जो है वो पेड़ के ऊपर लगता है, एक फल की भांति है, फल है। इस तरह से आप फोड़ोगे तो आपको दिखाई भी दे जाएगा कि फल है ये, ठीक है ना। जो नकली आए हुए हैं वो लकड़ी के बनावटी हैं, नकली। जैसे रतन जो है वो भी नकली हैं, असली रतन जो है वो जमीन से निकलते हैं पत्थर के रूप में, ठीक है ना। और नकली जो है वो किसी भी चीज से बना देते हैं, ठीक है, जो जिसको क्रिस्टल बोलते हैं, तो क्रिस्टल से बनते हैं। इसी तरह से जो ये है हमारे रुद्राक्ष हैं, वो वैसे तो लकड़ी से तैयार होते हैं, नकली। नकली लकड़ी का तैयार मतलब उनके ऊपर धारियां लगा दी, उनके ऊपर मुंह बना दिया, इस तरह से बना दिया। एक्चुअल में देखोगे तो इस तरह से फल की आकृति होगी, ये पेड़ के ऊपर लगते हैं, ठीक है। लगते हैं ये अलग अलग जगहों पे, इंडोनेशिया हो गए या हिमालय के पास में हो गए, इस तरह से, ठीक है। तो उनमें एक मुखी है, दो मुखी है, इस तरह से 14 मुखी होते हैं। 14 मुखी के कौन देवता हैं और कैसे क्या वो बेनिफिट देते हैं, ये सारा का सारा इसको मैं आज तैयार किया था, ठीक है ना। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। आज किसी का कोई सवाल है तो बता दो, नहीं फिर अभी क्लोज करते हैं। फिर कुछ पूछना है, क्या कोर्स में आएगा, समझ में आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी,
पीडीएफ आपको मिलेंगी। लगभग 30-32 क्लासेज जो हैं रहेंगी 2 महीने में, ठीक है ना। मैं आपके साथ हूँ, जब भी कोई क्यूरी कहीं से भी कुछ भी समझ में आ जाए आप पूछ सकते हो, कहीं से कुछ भी सुन लिया हो आपने, है ना, वो पूछ सकते हो, वो आप क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर पहले महीने जो है हम वास्तु की क्लास से लेंगे और अगला महीना जो है हम एस्ट्रो वास्तु की क्लास से लेंगे। एस्ट्रो वास्तु का मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी को वास्तु के साथ जोड़ देना, मतलब ग्रह जो है कुंडली जो है कुंडली को जोड़ देना, ठीक है। सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है, सीखने की जिम्मेवारी आपकी, ठीक है ना। बस आपसे निवेदन यही है कि आप मुझ में फेथ रखो, मैं परमात्मा में फेथ रखो, इतना ही, ठीक है जी। चलो अच्छा जी। ओके सर, नमस्कार।